All right, good evening everyone. Let's have a quick revision of what all we have studied till now, then we'll move on to the further section. फटाफट रिवाइज करना है. 5 minutes it should take, 5 to 7 minutes, and अगर वही 7 minutes तुम्हारे पास नहीं है फिर problematic होता है. ठीक है. Now we started this chapter again. See, the more you revise, the more you do on things on a repetitive basis, things will start becoming clearer. We started this chapter with share capital and debentures. जितने भी rules इधर होंगे that will be share capital and debenture rules. बराबर है. उसमें एक जगह खाली हमने private placement के अंदर अलग वाले rules देखे थे. बराबर है. prospectus and allotment of security pass rules देखे थे. ठीक है. Now this chapter covers section 43 से लेके 72, 39, 40, 42. 42 हमने कर लिया. बराबर है. 40 आज हम करेंगे. बराबर है. 39 हो गया हमारा. ठीक है. ऑल राइट. नाउ कंपनी इन ऑर्डर टू रेज, ध्यान से बस तुम देखो खाली बोर्ड पे. ठीक है. कंपनी एंड सुनो. कंपनी इन ऑर्डर टू रेज फंड्स शुड रेज और in order to get funds should raise capital. All right. Up in India you can do either shares, debentures or loans. For shares you have provisions from section 43 to section 70 plus section number 72 that is regarding nominee. All right. तो हमने हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर ली थी. सेक्शन 43 टाइप्स ऑफ शेयर और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल हमने पढ़ा था. बराबर है. फिर डिबेंचर्स देखेंगे सेक्शन 71. फिर लोन्स वगैरह है वो अभी हमको देखने का जरूरत नहीं है. कंपनी कैन रेज ऑल्सो मनी आउटसाइड इंडिया, दैट इज फाइन. शेयर इज नथिंग बट अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. शेयर इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ rights that you get. Okay, along with the asset you also get a bundle of rights such as voting power, right to receive dividend, right to participate in the conduct of the business, so on and so. ठीक है. देन डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक हमने ऑलरेडी देख लिया था. 43 के अंदर वी सॉट काइंड्स ऑफ शेयर्स. इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, एंड प्रेफरेंस शेयर इज द शेयर दैट गेट्स प्रेफरेंस ओवर इक्विटी ऑफ टू थिंग्स, दैट इज डिविडेंड एंड वाइंडिंग अप. ऑल राइट. डिविडेंड जनरली नहीं, डिविडेंड इनका फिक्स रहता है. वोटिंग राइट्स इनके पास जनरली नहीं रहते हैं. वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस व्हेनेवर देयर आर डिसीजंस और थिंग्स दैट इम्पैक्ट देम, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो ही इनके पास वोटिंग राइट्स होती है. तो जनरली दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स. कैन आई से इक्विटी शेयर्स जनरली हैव वोटिंग राइट्स? यस. एंड प्रेफरेंस शेयर्स जनरली डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स? यस. most of the cases equity shares have voting rights, most of the cases preferential shares don't have voting rights. इनकी voting rights restrict सिर्फ तब की जाती है जब they don't pay their allotment money या call money, तो इनकी voting की rights के ऊपर restriction आ जाता है. otherwise इक्विटी शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट. डीवीआरस तो हमने देखा एक अलग ही स्टोरी है. बराबर है. देखो लॉजिकली लिंक करो. हमने पहले टाइप्स ऑफ काइंड और काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, कैन देयर बी इक्विटी विदाउट प्रेफरेंस? नो. ऑल राइट. तो इक्विटी होगा तो ही प्रेफरेंस होगा. फिर डीवीआर में हमने देखा. देन 43 के अंदर देखा देयर आर डीवीआर इशू करना है तो 43 प्लस क्या करना पड़ेगा? रूल 4. ऑल राइट. तो इक्विटी शेयर इधर हमने देखा था. voting right is available in all cases and dividend is not fixed. ठीक है. now there has to be an authorization in AOA. ये बहुत सिंपल है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है. you have to pass an ordinary resolution. यहाँ ध्यान रखना है SR नहीं है, ordinary resolution. अगर SR होगा तो हमेशा याद रखना MGT 14 प्लस explanatory statement जाता ही है, बिकॉज इट इज अ स्पेशल बिजनेस. जहां भी एसआर आया तो ये आगे चिपका देना है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, एंड जो मैटर के लिए जा रहा है उसके डिटेल्स वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर रहेंगे. डीवीआर शैल नॉट एक्सीड 74% इन टोटल. डीवीआर फाइल करने के लिए देयर शुड बी नो डिफॉल्ट बिटवीन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न. ठीक है. कंपनी शुड नॉट हैव एनी सबसिस्टिंग, मतलब ऑनगोइंग डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स. बराबर है. नॉट डिफॉल्टेड, ये पास्ट का डिफॉल्ट है. ये पास्ट के पाप में क्या होना चाहिए? पेमेंट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस है यहाँ पे, इक्विटी नहीं है, ये ध्यान रखना. क्वेश्चन अगर मैं सेट करने का कोशिश करूँ तो यहाँ पे करूंगा इक्विटी वगैरह पे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कंफ्यूज करने वाला सिचुएशन रहेगा. अब जस्ट अ सेकेंड. ओके. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन था. अगेन स्टैट्यूटरी ड्यूज क्रेडिटिंग द अमाउंट टू इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. प्रोवाइसो एक्सेप्शन क्या था? 5 years have lapsed from the end of the financial year in which the default is made. गुड. जहां से डिफॉल्ट किया वहां से 5 साल नहीं.
ऑल राइट, जो डिफॉल्ट जहां से वो डिफॉल्ट की भरपाई करी, द डिफॉल्ट वॉज मेड गुड, ऑल राइट, इट वॉज रेक्टिफाइड, वो ईयर के साल के एंड से 5 years, बराबर है। यहाँ पे प्रोवाइजो आ गया था, एंड देयर हैज टू बी नो पेनल्टी या नो कन्विक्शन या नो ऑफेंस अंडर एनी ऑफ दीज फॉलोइंग एक्ट्स। इक्विटी, काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लिया, डीवीआर देख लिया, फिर प्रेफरेंस देखा, प्रेफरेंस के अंदर इशू था, कैन अ कंपनी इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नो, ऑल राइट। तो 55(1) में प्रोहिबिशन था। नाउ कंडीशंस टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स अगेन ऑथराइज्ड बाय एओए, बट यहाँ पे एसआर है, डीवीआर के लिए क्या चाहिए था, ओआर चाहिए था, तो यहाँ पे एसआर है, एसआर है तो इमीडिएटली एमजीटी 14 अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द शेयर होल्डर। नो सबसिस्टिंग मतलब ऑन गोइंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होना चाहिए, एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग पे करने की औकात नहीं है, आगे आप इशू कैसे कर सकते हो, ठीक है। कंपनी शुड डिस्क्लोज सर्टेन मैटर्स इन द रेजोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दैट इज अटैच्ड विद नोटिस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हर जगह बाय डिफॉल्ट आपको चिपकाना है। सेक्शन 88 के अंदर देयर इज अ रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स, वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की डिटेल्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, एंड इफ इट इज लिस्टेड देन यू हैव टू फॉलो विद सेबी रेगुलेशंस, बराबर है। कंपनी हैज टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी 20 years, द टेन्योर इज 20 years, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाउ मच 30 years, बट 30 years के साथ शर्त यह है कि 10% मिनिमम शुड स्टार्ट फ्रॉम 21st ईयर। क्या मैं 21st ईयर में पूरा 100% रिडीम कर सकता हूँ, यस। क्या मैं 15 years में पूरा 100% रिडीम कर सकता हूँ, यस, बिकॉज इट इज और अर्लियर, बराबर है। अब रिडेम्पशन के टाइम के ऊपर बेटा सोर्सेस क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स या आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। रिडेम्पशन कैन नॉट टेक प्लेस इफ शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप। इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम, इक्विवेलेंट अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। मैंने प्रीमियम पे रिडेम्पशन किया तो कितना ट्रांसफर करूंगा, प्रीमियम पे रिडीम हुआ तो कितना करूंगा, फेस वैल्यू या टोटल वैल्यू, फेस वैल्यू, समझ में आ रहा है। प्रीमियम पे जो रिडीम किया, रिडेम्पशन वाला अमाउंट आई डोंट नीड टू ट्रांसफर टू सीआरआर, समझ में आ रहा है। प्रीमियम कहां से पे किया सकता है, आउट ऑफ प्रॉफिट या सिक्योरिटी प्रीमियम। 55(3) इज इंपॉर्टेंट, इफ यू आर नॉट एबल टू पे और रिडीम द डिविडेंड यू कैन कन्वर्ट देम इनटू फर्दर क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर, समझ में आ रहा है। विद द कंसेंट कितना, वैल्यू वाइज 3/4 होना चाहिए, एंड एलसीएलटी अप्रूवल चाहिए लगा हम लोग को, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर हमने गया था इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, ये 55(4) था, सीआरआर में भी अप्लाइड, सिंपल। 52 किसकी बात कर रहा था, इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, इशूज ऑफ शेयर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, मार्केट प्राइस स्वेट इक्विटी के अंदर अगर मार्केट प्राइस 200 है, मैं आपको 180 में दे रहा हूं, इज दिस डिस्काउंट, इज दिस डिस्काउंट। 200 पे मैंने मार्केट प्राइस है, मैं आपको दे रहा हूं एट 150, एम आई इशूइंग शेयर्स एट अ डिस्काउंट, यस और नो। दिस इज नॉट डिस्काउंट, डिस्काउंट इज ओनली व्हेन इट इज बिलो फेस वैल्यू, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो गया, याद है, ओके। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के हमने एप्लीकेशन देखे थे, एप्लीकेशन एंड यूटिलाइजेशन में हमने डिफरेंस देखा। प्रोहिबिशन इधर था इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट के ऊपर, अब समझ में आ रहा है ना। डिस्काउंट इज व्हेन ओनली व्हेन फेस वैल्यू से आप नीचे पे करो, व्हेन इट इज अबव फेस वैल्यू तो आपको मार्केट वैल्यू के नीचे, वो तो आप बेनिफिट दे रहे हो यार, आपको 150 की चीज आप 120 में दे रहे हो, दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ डिस्काउंट एज पर कंपनी। डिस्काउंट विल ओनली बी व्हेन इट इज बिलो द फेस वैल्यू। कंपनी कैन नॉट शेयर एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे किया तो क्या रहेगा, वॉइड, एक्सेप्ट एक इधर ही सेक्शन में डाला, क्या था, सीडीआर, दैट इज कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को या आउटस्टैंडिंग लोन को क्या कन्वर्ट कर देगी, कन्वर्ट क्या कर देगी, किस में, शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। नाउ पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन, ठीक है, अमाउंट रेस्ड और 5 लाख सेम रहेगा, प्लस यहां पर क्या रहेगा, रिफंड भी रहेगा एट द रेट ऑफ 12%, बराबर है। स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी आई टोल्ड यू इज फॉर वैल्यू एडिशन, द वैल्यू एडिशन कैन बी इन प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट और इट कैन बी अ फ्यूचर और एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इक्विटी शेयर्स दैट बी इशू टू अ डायरेक्टर और एम्प्लॉइज फॉर अ discount for cash or other than cash. The employee can give you cash as consideration or an asset or anything other than cash as a consideration, बराबर है। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉई हमने यहाँ पर देखा, रूल्स के हिसाब से हैज टू बी परमानेंट बेटा, टेम्पररी नहीं चलेगा, वेदर इन इंडिया और वेदर आउटसाइड इंडिया। तो ध्यान रखो, परमानेंट है मीनिंग यू कैन नॉट बी अ टेम्पररी बेसिस पे एम्प्लॉई, इज दैट क्लियर।
डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल टाइम भी हो, पार्ट टाइम हो तो भी चलेगा. एम्प्लॉय ऑफ 1 and 2 इन द होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडरी, वो भी चलेगा. पास स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, इशू प्राइस. एसआर है तो साथ में नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगेन सेम वे है, अगर लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशंस, अगर लिस्टेड नहीं है तो क्या होगा, रूल 8. समझ में आया बेटा? क्लियर है? एंड जो स्वेट इक्विटी इशू होगा दे विल बी पैरी पासू, ऑल राइट, अलोंग विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स. बराबर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर रूल 8 हमने पढ़ा. रूल 8 में क्या किया, वेन एवर यू पास एसआर, एसआर हैज टू बी वैलिड, मतलब योर अलॉटमेंट हैज टू बी डन विद इन हाउ मच, 12 months. Are you understanding? In a financial year, maximum sweat equity issue can be how much? 15%. Overall कितना हो सकता है? Maximum 25%. The only exception is startup, that is 50%. बराबर है? यहाँ पे हमने एक सम करके वो भी देख लिया था. Now lock in period कितना रहेगा? 3 years. Price of the sweat equity will be by the registered valuer and the IPR NOHAR. What you are giving and what you are getting both will be by registered valuer. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोर्ड रिपोर्ट में होना चाहिए इसके डिटेल्स. एंड ये फॉर्म कौन सा फाइल होगा? SH3. द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन शुड बी केप्ट इन अ रजिस्टर दैट कैन बी डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनीज एक्ट इज मोर ऑफ रेगुलेशन. ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना. कंपनी देखो, अभी कंपनी चलाना हेडेक है कि नहीं हेडेक? बिकॉज कंप्लायंस एज अ कॉस्ट. इसको मैं SM के साथ भी कनेक्ट करूंगा. वेन एवर यू बिकम बिगर एंड बिगर, आपको चलाने के भी खर्चे ज्यादा होते हैं. तो बहुत सोच समझ के हमको कंपनी का स्ट्रक्चर या फॉर्म डिसाइड करना पड़ता है. नाउ कंपनी कैन डू पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इश्यूज एंड बोनस इशू. तो प्राइवेट प्लेसमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था बेटा. सेक्शन 42(1) क्या बोल रहा था कि सेक्शन 42 के प्रोविजंस यूज करके वी कैन डू व्हाट? प्राइवेट प्लेसमेंट. बट शर्त क्या है? एग्रीगेट ऑफर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200. 200 इज गिवन इन द रूल्स, 50 इज गिवन इन द एक्ट्स. बराबर है? इट डजंट मैटर कितने लोग खरीद रहे, इट मैटर्स कितने लोग को ऑफर किया है. डज द ऑफर लेटर कंसिस्ट द राइट ऑफ रिनंसिएशन? यस. सॉरी, स्वेट इक्विटी प्राइवेट प्लेसमेंट में नो. ऑलराइट, प्राइवेट प्लेसमेंट में यू कैन नॉट हैव द राइट ऑफ रिनंसिएशन. बराबर है? नाउ द प्राइवेट प्लेसमेंट शुड बी मेड टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस हु शैल बी आइडेंटिफाइड बाय होम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हमने डिसाइड किया, हमने डिस्कस किया, हमने उनको ऑफर भेजा. बराबर है? बट दिस नंबर ऑफ 200 शैल एक्सक्लूड व्हाट? QIBs एंड एम्प्लॉइज हु आर ऑफर्ड ESOP. बराबर है? एक बार आपने आइडेंटिफाई किया, 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है? पास 4 एंड उनको क्या भेजना है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर. दिस विल नॉट कैरी द राइट ऑफ रिनंसिएशन. समझ में आया? जो जो को आइडेंटिफाई किया उनका नाम आपको सबमिट करना है. सच आइडेंटिफाई शैल अप्लाई who are willing to subscribe shall apply to the company in the application form and we will not accept cash. Apart from that जितना भी होगा हमको चलेगा. बराबर है? अब कंपनी को अलॉट कितने दिन में करना है? 60 days. एवरीबडी, कंपनी को अलॉट कितने दिन में करना है? 60 days. If it doesn't allot in 60 days, what it has to do? Refund within 15 days. If it doesn't refund within 50 days, what happens? Refund तो करना ही है. क्या? Allotment money. 42(10) के अंदर क्या था? इंटायर अमाउंट कॉन्ट्रवेंशन. जितना भी रेस किया उतना आपको वापस करना पड़ेगा. ये क्या बोल रहा है? अलॉटमेंट मनी रिफंड करना एट द रेट इंटरेस्ट 12% पर एनम फ्रॉम विच डे? 61st डे. याद रखना ये बस. ठीक है? 42(5) के अंदर आया था यू कैन नॉट, जो हमारा एक पेन पॉइंट क्रिप्टोनाइट था सर, दिमाग घूम रहा था. 42(5) नो पैरेलल ऑफर शुड शैल compete और कंटिन्यू और शैल गो ऑन अनलेस वन एग्जिस्टिंग ऑफर इज आइदर कंप्लीटेड, विड्रॉन और कैंसल्ड. बराबर है? एवरी टाइम द लिमिट ऑफ 200 विल नॉट रिफ्रेश. तुम 50 करो, खत्म करो और 50, मतलब तुम्हारे पास मैक्सिमम कितना बच गया? 150. फिर तुम 180 का ऑफर नहीं निकाल सकते और बोलते 200. तो क्या 200 के अंदर किया ना? नो, द इंटायर द लिमिट इज फॉर द इंटायर फाइनेंशियल ईयर. ठीक है? नो एडवर्टाइजमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भरना पड़ेगा विद इन 15 डेज. 42(9) इज अ स्पेसिफिक पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ पास 3. पास 3 को छोड़ के जो भी डिफॉल्ट हुआ तो क्या लगेगा? 42(10). बराबर है? अब एक डीमिंग फिक्शन था, नॉट विथ स्टैंडिंग, भाड़ में गया सेक्शन 42(9) एंड 42(10. प्राइवेट प्लेसमेंट मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 42 शैल बी डीम्ड टू एज व्हाट? पब्लिक इशू. इससे क्या मतलब हमको समझ में आता है सर? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 to 41 चालू भी हो जाएगा
उसमें जो प्लस पेनल्टीज अंडर 42 भी लग सकती है. द मीनिंग ऑफ दिस इज नॉट विथ स्टैंडिंग, ये तो लगाएंगे प्लस वहां पे भी जो पेनल्टीज होगी, देखो प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल करने का भी पेनल्टी, ये भी नहीं पेनल्टी, वो भी पेनल्टीज आपके ऊपर लग सकती है. समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब है कि तू कहीं बच के नहीं जाएगा, तेरी बैंड हर जगह से बजेगी. इज दैट क्लियर? रूल 14. फिर एडिशनल मैटर्स हमने देखा था, ये इंपॉर्टेंट इधर था एनसीडी वाला. ऑलराइट, एनसीडी वाला था, यहां पे इंपॉर्टेंट था कि योर एप्लीकेशन मनी इन द केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज टू बी कम फ्रॉम द अलॉटी बैंक अकाउंट. जिसको अलॉटमेंट दिया है उससे ही पैसा आना चाहिए. नो अदर पर्सन कैन गिव यू मनी. एसआर लगेगा तो एमजीटी 14 के साथ क्या जाएगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. वी ऑलरेडी नो किसको प्लेस किया, कितने प्लेस किया, क्या शेयर्स आए, सब चीज आपको भेजनी पड़ेगी. कंपनी टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन पास 5. proposed offer shall have previous approval by SR for each offer. हर ऑफर रिक्वायर्स SR. मैंने अभी 50, प्लीज अंडरस्टैंड, अभी 50 का मैंने किया, 50 रिक्वायर्स एन SR. यस और नो? यस. नेक्स्ट 50 किया, 50 रिक्वायर्स एन SR और नो? यस. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्यों ऐसा है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज टेक्निकली डेट. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज टेक्निकली डेट ना. ये कभी जाके आगे इक्विटी नहीं बनने वाली, ये कभी जाके आगे प्रेफरेंस नहीं बनने वाली, ये सीधा का सीधा रिडीम होगी, सीधा पे बैक होगा आफ्टर अ पीरियड. बराबर है? नॉन कन्वर्टेबल. तो एक टाइप पे हम ये बोल सकते हैं सर ये लोन है. एक बैंक लोन का फिक्स पीरियड 10 इयर्स हो सकता है, 12 इयर्स हो सकता है, टेन्योर होता है. वैसे एनसीडी का भी टेन्योर ही रहेगा क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होने वाली. तो इफ दे आर नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड, तो बोर्ड्स हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू रेज डेट. जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू रेज डेट. इसमें लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं बोलते, मंगाते. समझ में आ रहा है? तो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर एनसीडी इशू कर रहा है ना तो क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन काफी है. बट जरूरत से ज्यादा यू आर गोइंग ओवर एंड अबव, यू आर टेकिंग सच अ बिग लोन दैट इट इज मोर देन योर पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. बराबर है? तो बिग क्वांटम कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए यार. 500 करोड़ का मेरा शेयर कैपिटल है, 1000 करोड़ का लोन लेने जा रहा हूं. सिंपल सी बात है ना बेटा. किंगफिशर पब्लिक कंपनी, इसके लिए मैं 500 करोड़ बोल रहा हूं. पब्लिक कंपनी है, 500 करोड़ का कैपिटल है. आई एम गोइंग फॉर एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ 1000 करोड़. भाई बता दे. ऑल राइट, गिव देम, टेल देम प्रपोज अमाउंट टू बी रेज्ड मस्ट, इफ इट इज इंक्रीज्ड 1 SR इज इनफ. देन यू डोंट रिक्वायर मल्टीपल SRs. यू पास 1 SR एंड जब तक वो लिमिट के अंदर, तब लिमिट के बाहर है, यू पास 1 SR एंड देन वो SR आपके लिए 1 साल तक के लिए क्या रहेगा? वैलिड रहेगा. उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद क्या लगेगा? एक बार SR पास कर दिया, ऑलराइट. तो मैंने आपको यही बोला था 10 करोड़ का मैं लोन ले रहा हूं, व्हाट डू आई रिक्वायर? PR. बराबर है? 15 करोड़ का लोन, व्हाट डू आई रिक्वायर? आई रिक्वायर एन SR बिकॉज आई हैव एक्सीडेड द लिमिट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑलराइट. अब आप बोलोगे सर ये क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है, कैसे समझ में आया आपको? बेटा एनसीडी है ना. आई विल कंपेयर माई टोटल एनसीडी विद माई PUSC, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व. समझ में आ रहा है? एक एक को थोड़ी ना करूंगा, इट डिफीट्स द प्रोविजन. ये जब ये इशू किया तो माई टोटल एनसीडी शुड नॉट क्रॉस द लिमिट. समझ में आया? तो ये हो गया. हाँ, अब उसके बाद 5 करोड़, डू आई रिक्वायर BR और SR? आई जस्ट रिक्वायर अ BR. हो गया ना 25. यहां पे पास कर दिया ना, देन आई डोंट रिक्वायर एन SR ओवर हियर, आई विल जस्ट रिक्वायर अ BR. बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, खत्म हो गया. ठीक है. बोनस इशू, वी डिड बोनस इशू. ऑलराइट, सिंपल सा सेक्शन था. इट कैन बी, कंपनी कैन इशू बोनस फॉर फ्री ऑन अ प्रो रेटा बेसिस. बोनस इज अगेन, देखो बेटा, रेजिंग कैपिटल. कंपनी कैन डू, देखो यहां पे मैंने किया ना, इधर टाइप्स पढ़ा, रेजिंग कैपिटल किया, जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ लिया. अभी हम क्या पढ़ रहे? बोनस इशू कर लिया ना अपन ने. बोनस इशू सेक्शन 63. So what does bonus issue talk about? Bonus issue says it is nothing but you are raising capital or no? Whenever I am doing bonus issue, are you raising capital? But मैं सामने वाले से तो कोई पैसा नहीं ले रहा हूं. But how is it capital? How is capital being raised? Capitalization of profit. मैं अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू कैपिटल. समझ में आ रहा है? तो आई एम रेजिंग कैपिटल. भले मुझे पैसा नहीं आ रहा है इनसे, बट एम आई रेजिंग कैपिटल? यस. मतलब मेरे शेयर कैपिटल हिट लेता है ना, ऊपर जाता है ना,
उसको मैं क्या बोलूंगा, रेजिंग ऑफ कैपिटल इन लिटरल मीनिंग, बराबर है। तो बोनस इशू, तो कभी अभी अपने मुंह से ये निकालना नहीं सर कंपनी को बोनस डिविडेंड नहीं देना होता है तो क्या दे देती है, बोनस। डिविडेंड कैन नेवर, बोनस कैन नेवर बी गिवन इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, ये हमने पढ़ा था, बराबर है। अब सोर्सेज ऑफ बोनस था आउट ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर। कंडीशंस अगेन, you require an AOA, you require a board resolution plus what, ordinary resolution, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, स्टैट्यूटरी पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी विड्रॉन, लॉलीपॉप दिखाए वापस छीन दे दिया ना बोनस शेयर, तब एक बार डिक्लेयर कर दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम आ गए थे फर्दर इशू पे, राइट्स इशू किया अपन ने, everybody. Now further issue is what, FPO. FPO में there are categories beta. One of the ways I can do further issue is via rights issue, do you agree? One of the ways I can further issue is by way of rights issue, do you agree? The other category that I have over here, see, preferential allotment. This is also what, FPO. मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूं, फॉर्म्स ऑफ फर्दर इशू, बराबर है, टाइप्स ऑफ फर्दर इशू। One of the way to understand is what, पहला वाला क्या था, पहला वाला क्या था, राइट्स इशू। तो लॉ ने ही पहले बोल दिया, जो लोग ने आपका साथ दिया था आप भी उसका साथ दो। whenever I want to come up with a further issue I need to do a rights issue. Technically when I want to raise capital या further issue, मेरा IPO का स्टोरी खत्म हो गया और पैसा चाहिए, these are ways of issuing और raising capital ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑन अ प्रो रेटा बेसिस ऑफर करूंगा सबसे पहले, ऑलराइट, उनको थोड़े राइट्स दूंगा, उसको थोड़े प्रिविलेज दूंगा। द ऑफर ऑफ द राइट इशू शैल बी मेड बाय नोटिस व्हिच शैल स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, हाउ मच एवर आई एम ऑफरिंग आई एम गिविंग इट टू यू। द लिमिट शुड बी मिनिमम 15, मैक्सिमम 30, करंटली एज पर द रूल्स अमेंडेड इन 2021 इज 7। मिनिमम ऑफ 7 days should be given to your existing shareholders to respond to the offer. Maximum number of days कितना है, 30। ऑलराइट, इफ अ प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया, सेम डिफॉल्ट ऊपर देखा है, कौन सा, AR एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, FS एंड AR, बराबर है, उसका डिफॉल्ट नहीं किया है, 90% ऑफ द मेंबर्स कंसेंट, तो 15 दिन से कम हमारे लिए हो सकता है। क्यों, प्राइवेट कंपनी आपस में डिसाइड कर लिया, आपस से फटाफट पैसा रेस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पब्लिक नॉट इन्वॉल्व ना। प्राइवेट कंपनी, हम ही 5 जन है, अभी क्या 3 जन है, बोले रुक 15 दिन रुकते हैं। अब हम अग्री हो गए 90%, 2 लोग अग्री हो गए, 1 जन के लिए क्या एक्सीड करेंगे, समझ में आया। प्राइवेट है ना बेटा, 200 से कम है, प्राइवेटली मैनेज्ड है, कर लिया, हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, ओके। तो लेस देन 15 days कैन बी अलाउड। इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इट इज डीम्ड टू बी डिक्लाइन, साइलेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। हियर साइलेंस, हाँ यही है, यही प्रिंसिपल लगता है, हियर साइलेंस कैन नॉट बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेंस, समझ में आ रहा है, इट इज डीम्ड टू बी डिक्लाइन। ऑलराइट, तुम्हारी खामोशी में हाँ है, वैसा सब अपन इमोशनल फालतू रोना धोना इधर नहीं कर सकते। कुछ नहीं बोला, मैं तो समझ गया, तू तो लेगा, तू मेरा साथ देगा, ऐसा ही होता ना, नहीं, धोखा मिला इधर तुमको, ठीक है, कुछ नहीं बोला मतलब क्या है, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। ऑफर बाय डिफॉल्ट इंक्लूड्स द राइट टू रिनाउंस, तो सब क्लॉज 1 पढ़ लिया, सब क्लॉज 2 हो गया, सब क्लॉज 3 आफ्टर द टाइम स्टिपुलेटेड और अर्लियर इंटिमेशन ऑफ रिजेक्शन, मतलब जो टाइम दैट वाज मेंशन इन द नोटिस या उससे पहले ही सामने वाली पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अर्लियर इंटिमेशन ऑफ रिजेक्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिसाइड हाउ टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स। क्लियर है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, कि उसको प्रो रेटा कितना कम करे, ऑफर दिया इतने सारों को, हो सकता है आधे लोग ने लिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम करना पड़ेगा ना बेटा। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या है, इन द नोटिस आई सेड 1000 शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड एज राइट्स इशू, पता चला 500 ने लिया, तो वो 500 का कुछ तो करना पड़ेगा ना, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करूंगा, रीस्ट्रक्चर करूंगा, मेमोरेंडम में बताऊंगा कि ये चेंज हो गया है, बिकॉज आई हैव टू अगेन ऑल्टर माय मेमोरेंडम, बराबर, शेयर कैपिटल, कनेक्ट कर रहे हो या नहीं, यस। डिस्पोज ऑफ का ये मतलब है, ये नहीं है कि जला देगा, अरे अभी तो अलॉट ही नहीं हुई, तो ऑफर हुआ है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। 62(2), ऑलराइट, 62(2) क्या बोल रहा है, मोड्स ऑफ सेंडिंग द लेटर, इट कैन गो वाया रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल, कुरियर या एनी अदर मोड एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ। इन तुम्हारे से बात करने के 3 दिन बाद ही मैं क्या कर सकता हूं, ऑफर ओपन कर सकता हूं, समझ में आया। आफ्टर कम्युनिकेटिंग टू यू ओनली आई कैन ओनली ओपन ओनली आफ्टर 3 days, यही मतलब हुआ ना, एटलीस्ट 3 days बिफोर।
मतलब मुझे 3 दिन रुकना पड़ेगा ना आपको बोलने के बाद ऑफर ओपन करने के लिए, बराबर है। उसके बाद सेक्शन 39 पढ़ेंगे अलॉटमेंट, उसमें ये कलेक्ट हो जाए, अलॉट होता है, खुलता है तो क्या क्या चीजें हो, बराबर है। 62(1)(c क्या बात करता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ओके। शेयर्स कैन बी अपार्ट फ्रॉम दिस सेकेंड कैटेगरी, शेयर्स कैन बी अलॉटेड टू या इशू टू पर्सन फॉर कैश और अदर देन कैश, जिसका प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अपार्ट फ्रॉम राइट्स इशू, ये नहीं पढ़ाया था शायद कल। ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम राइट्स इशू, वन ऑफ द वेज टू इशू कैपिटल। राइट्स इशू तुमको पूछ लिया, अब तुमको पूछने के बाद I can do a preferential allotment also. Now what is preferential allotment? Preferential allotment in a way is private placement only, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं ना, कैन बी इशूड टू पर्सन्स फॉर कैश और अदर देन कैश। मैंने एक जन को पकड़ लिया, उसको बोला कि क्या है भाई, आप मुझे कुछ कंसिडरेशन दे दो, मैं आपको उसके बदले क्या दे दूंगा, शेयर्स। तो इन अ वे कैन आई से इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ओनली। बट यहां पे देखो, एवरी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज a private placement, but every private placement is not a preferential allotment. क्यों ऐसा? नहीं वैसा नहीं बेटा, दूसरा, हाँ, यस। मुझे कुछ भी नहीं समझा, सही ना? हाँ जय, रेज योर हैंड एंड आंसर, डोंट डिस्कस अमंग्स योरसेल्फ, ग्रुप डिस्कशन नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट में कैश नहीं चलता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कैश चलता है। दैट इज वन ऑफ द डिस्टिंक्ट distinctions, कैश या अदर देन कैश, देयर कैन बी सम एसेट ऑल्सो दैट इज गिवन, समझ में आ रहा है? बट वहां पे क्या था, यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर सिक्योरिटीज, क्लियर आपको ऑफर दी गई थी एंड आप उसके अगेंस्ट पैसा दे रहे थे, बराबर है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये पढ़ाया था 62(3). ऑल राइट, वेन एवर अ कंपनी रेजेस लोन्स और डिबेंचर्स, ठीक है, कंपनी इज इन डेट, उसने डिफॉल्ट कर दिया एंड इट वांट्स, पढ़ाया था ये, और वांट्स टू कन्वर्ट दिस लोन और डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, तो क्या करना, इज दिस अलाउड? इट इज अलाउड ओनली इफ एसआर वाज पास्ड एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ लोन। ये क्रिटिकल रहना चाहिए। डिफॉल्ट किया, कंपनीज ने एसआर फाइल कर दिया, बोला चलो अभी इसको कन्वर्ट करते हैं, वो नहीं चलेगा। वो एसआर एट द टाइम ऑफ लोन और एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पास हो गया, मतलब एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन यू शुड, और द कंपनी एंड द बैंक और द कंपनी और द डिबेंचर होल्डर शुड बी वेरी क्लियर कि अगर डिफॉल्ट हुआ देयर इज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑल राइट। अभी ध्यान से 62(4) क्या बोलता है, ये जो डिफॉल्टर था ना वो गवर्नमेंट है। ये जो 62(4) था ना, ये जो डिफॉल्टर था, बहुत ध्यान से, सीधा बैठो, ऑल राइट, कौन है? गवर्नमेंट। मतलब तुमने गवर्नमेंट से पैसा लिया, गवर्नमेंट को डिबेंचर्स इशू किए, गवर्नमेंट से लोन दिया, एंड कंपनी ने क्या किया बेटा, डिफॉल्ट। तो देखो लैंग्वेज कितना चेंज हो जाता है। द गवर्नमेंट में ऑर्डर, एसआर नहीं, कुछ ओआर नहीं, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ नहीं, गवर्नमेंट का पैसा है, मैं ऑर्डर टू कन्वर्ट द आउटस्टैंडिंग लोन इनटू व्हाट, इक्विटी शेयर। समझ में आ रहा है बेटा? इट में डायरेक्टली ऑर्डर, समझ में आ रहा है? यहां पे एक कंपल्शन आ जाता है, जबरदस्ती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंसेंट वंसेंट का इधर जरूरत नहीं है। चलो उठाओ, लोन कन्वर्ट करो, शेयर्स दो। गवर्नमेंट पैसा, रेवेन्यू लॉस कैसे एक्सेप्ट करेगी?
इसके लिए दैट्स व्हाई दे हैव सेड नो एसआर नो ओआर। अब आते ही एक मजे की बात, जहां जहां मजा इंटरप्रिटेशन है वहां आई ट्राई टू गिव यू। ठीक है, मैं अपन कंपनी है, ठीक है, जो डिफॉल्ट करता है गरीब ये। ऑलराइट ऑलराइट, गरीब कंपनी। अब क्या हुआ, सोहम गवर्नमेंट है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, अब सोहम में ऑर्डर, मैं सामने कंपनी के क्या कर सकता हूं पता है, एक पॉइंट ऐसा रख सकता, एक भाई तू हमारे शेयर कैपिटल बढ़ाए, तूने अगर हमारे इक्विटी शेयर्स या लोन को कन्वर्ट करा तो मेरा शेयर कैपिटल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देयर कैन बी अ चांस कि मेरे को मेमोरेंडम में मेरा शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज करना पड़ेगा, मेरा ऑथराइज कैपिटल चेंज करना पड़ेगा, तो जा नहीं करता। कर सकते ना अपन, तो हम के साथ झगड़ा करना है, तो हम के साथ झगड़ा करना है तो अपन करेंगे ना। गवर्नमेंट आ गया, सी लिसन नाउ, ये पर्सनली मत लो यार, मगर रोतड़ा बच्चे लोग हैं क्या इधर। सोहम इज गवर्नमेंट, ऑलराइट। सोहम ने क्या बोला, अच्छा सोहम ने बोला कि चलो क्या करो, उठाओ कन्वर्ट करो, convert the outstanding loans into equity share, which will have an impact on my balance sheet and share capital and capital structure, which requires amendment या change in what, memorandum। अरे हाँ या ना, पढ़ाया ना इतना डिटेल में मेमोरेंडम यार, चेंज होगा कि नहीं होगा। अब हम बोलते हैं मेमोरेंडम चेंज करने के लिए क्या चाहिए, ओआर या एसआर, नहीं देते एसआर, जा तो क्या होगा, डेडलॉक आ गया ना एक, बिकॉज वही है ना, तेरे को मेरा कैपिटल बढ़ाना है, मैं एसआर नहीं दे रहा, अब बिना एमओए के तू तेरा कैपिटल कैसे बढ़ा सकता है। हम भी चाहेगा ना कंप्लायंस वम्प्लायंस कम हो, पैसा कम हो, समझ में आ रहा है। देखो गवर्नमेंट है ना तो शाना है, ऑलराइट, गवर्नमेंट है तो शाना है, समझ में आ रहा है। इफ द गवर्नमेंट कन्वर्ट्स देर इज एन ऑटोमेटिक डीमिंग प्रोविजन कि तुम्हारा ऑथराइज कैपिटल भी डीम टू हैव इंक्रीज, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एसआर। गवर्नमेंट के वजह से अगर आपका इक्विटी इंक्रीज हुआ, मतलब आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन, देर इज एन ऑटोमेटिक, तो अपने को सोहम क्या दिखाएगा, ठेंगा, बोलेगा नीचे पढ़ 62(6) में क्या लिखा हुआ है, 62(6) में लिखा हुआ है द इफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड देर इज नो अपील। देखो गवर्नमेंट दादागिरी करिए, वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू अपील कि डू नॉट कन्वर्ट दिस, फिर हम एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। Let's assume that there is no appeal and the government has ordered us to convert. Are you understanding? There is a deeming provision that the authorized capital of the authorized capital of the company will automatically increase. मतलब SR वैसार का कोई requirement नहीं है। बोला भूल जा भाई तेरा SR वैसार, तेरे पे हमको कोई भरोसा नहीं है, हमने लेजिस्लेशन बनाया तो हमारे साथ शानपति कर रहा है, बेसिकली यही लॉजिक है, हमने बनाया तो हमको हमारा ही गोली दे रहा है, बराबर है। बोला ऐसा नहीं चलेगा, this is not allowed. The moment government converts, you have an option to appeal, beta. You have an option to appeal within 60 days. Government may order, मतलब government will give you instruction, government का order आएगा, आप happy नहीं हो तो हमारे को क्या पहले जा सकते हैं NCLT के पास, we will fight our case, we will give our reasons, we might give a repayment schedule, देखो ये हमारा प्लान है, हम इस तरीके से पे करने का जरूरत देते हैं। हो सकता है NCLT बोलता है चलो आधा अभी भरो, आधा मैं बाद में करके दे दूंगा, होता है, कोर्ट है बेटा, तुम्हारी इंटेंशन भी देखनी है तो होगा, बोलेगा आधा अभी भर दो, 20% लोन आउटस्टैंडिंग भर दो, ऑलराइट। तो एक स्कीम में बराबर बना दो, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील करो, नहीं हो तो एक्सेप्ट करो। और एक और चीज 62(5) में लिखा हुआ है, बिफोर पासिंग द ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसिडर। बोला भाई ऐसा ऑर्डर टू कन्वर्ट, पहले देख लो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, करप्शन अवॉइड करने के लिए ध्यान से, हिंदी चंदी सी कंपनी स्कैम करना है मिनिस्टर्स को या अंदर के लेवल वालों को, तो लोगों ने बोला चल ना ऑर्डर कर, कन्वर्ट कर, खत्म कर, समझ में आ रहा है, तू हमको मालूम है तू पैसा नहीं देने वाला, नहीं, लॉ ने लिखा है कंसिडर द फाइनेंशियल पोजीशन, डू नॉट अननेसेसरीली कन्वर्ट। जब तुमको मालूम है वो शेयर 2 कौड़ी के भी नहीं है एंड तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इज 200-300 करोड़, विल यू लाइक टू हैव शेयर्स वर्थ ऑफ नथिंग? नो, डू नॉट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर गेटिंग, the terms and conditions of the debentures and other matters that may deem
फिट, मतलब गवर्नमेंट को भी बोला दादागिरी मिसयूज नहीं करना, अननेसेसरी फालतू डिसीजंस नहीं लेना. लुक एट व्हाट, सबसे पहला क्या है, अरे बोलो यार, फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस एंड फोर्थ अदर मैटर्स. ठीक है, 62.5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 66, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज अ डीमिंग फिक्शन एंड ये इंक्रीज को यू रिक्वायर नो रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक. यस बेटा, शेयर होल्डर को नोटिस भेजना पड़ेगा ना कंपनी को कि भाई गवर्नमेंट के पास ऑर्डर आ गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट आएगा ना, ऑडिटर देगा, उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? यू विल चेंज इन योर एमओए विदाउट अ रेजोल्यूशन. यू हैव अंडरस्टैंडिंग. डीम टू हैव इंक्रीज मतलब ऐसा नहीं मैजिक हैरी पॉटर वो, ऐसा नहीं. यू विल डू द ऑल्टरेशन बट विदाउट रेजोल्यूशन. समझ में आ रहा है? यहाँ रेजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा. आरओसी पूछेगा तो तुम ये सेक्शन बोलोगे भाई यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो, ठीक है. तुम क्या करोगे, गवर्नमेंट ऑर्डर अटैच करोगे, उस हिसाब से वो इंक्रीज हो जाएगा. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऑल राइट. लिखो पहला, लिखो पहला. आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स. विल सिट वन ऑन वन. ठीक है, विल सिट वन ऑन वन. तू लिख ले बेटा, पहले डाउट साइड में पीछे लिख ले. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो गया. कौन सा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? लिख ले, मैं एक्सप्लेन, लिखते जाओ, मैं एक्सप्लेन, लिखते जाओ, एक्सप्लेन कर. नो टॉकिंग. क्या करेगा? सब कुछ अटैच अटैच कर देगा, एसेट वेसेट लिक्विडेशन है, पावर है, वो बोल रहा हूँ. पावर तो एज अ क्रेडिटर भी होगा आपके पास. यू कैन फाइल अ केस एंड अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप. बट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, समझे? यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया. देखो पहले केस में क्या था, लोन में एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ लोन यू नीड एन एसआर फॉर कन्वर्जन. गवर्नमेंट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. गवर्नमेंट में ऑर्डर, समझ में आया? तो गवर्नमेंट अपना रिकवर करने के लिए उसने एक अपने लिए विंडो ओपन रखी है. इट डजंट मीन कि एवरी टाइम समथिंग लाइक दिस हैपन गवर्नमेंट ट्राइज टू रिकवर. देखो हमेशा याद रखो, अगर गवर्नमेंट इटसेल्फ इज हॉस्टाइल ना, तो इंडिया का बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है. वो फॉरेन एफडीआई को भी इफेक्ट करेगा, दूसरी चीज़ों को भी इफेक्ट करेगा. तो गवर्नमेंट भी एक फ्रेंडली स्टैंड ही लेती है. पहले ट्राई करेगी कैसा सीडीआर में जाए, रीस्ट्रक्चरिंग करे,
ऑप्शन ओपन रखा है डजंट मीन इट एक्सरसाइजेज ऑलवेज. कोर्ट ऑर्डर पे होता है बेटा लिक्विड. हाँ कोर्ट मतलब इनके केसेस में वही एनसीएलटी के पास है उधर आएगा लिक्विड. क्या है ये. 12th में इधर नहीं थे तो किधर थे. बोलो बेटा बोलो. यस. अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी. ए हस्बैंड वाइफ क्या तुम्हारा. ठीक है हो गया ये. चलो यार कल ही मिले थे ना. हम्म. टी पड़ रही थी. हम फटाफट आजू बाजू देख. बेटा मैंने लिखा है मेरे से पूछ बेटा क्या नहीं समझ रहा है. क्या लिखा हुआ है कुछ गलत नहीं लिख देना बस. हो गया. अरे तो पेपर वेपर पे लिख दे जाके स्टेपल कर देना ना. अभी यहाँ फ्री बैठा है. जस्ट टेक सम शीट्स. हाँ घर जाके स्टेपल कर देना. फिर वो मिस रहेगा तो मिस ही रह जाएगा. घर जाके तो तुम लोग कहाँ से लिखने से रहे. तो लाइन मारा है मारने दे उसको. यही उम्र है लाइन मारने की. मेरी उम्र पे लाइन मारोगे क्या. ये वाले क्लासेस भी चाहिए तुमको. इंटर के बाद आना ठीक है. सब सिखा दूंगा तुमको क्या क्या कब कब करना है ठीक है. पक्का डन. फ्री फ्री फ्री.
नहीं नहीं, मेरे को ये सब भला काम, प्यार करने वालों को मिलाना अच्छा काम होता है, ठीक है। ठीक है, बस बस चले मन। तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही आगे, उंगली दो तो हाथ पैर लटक ही जाता है तुम लोग। ऑल राइट, हो गया बेटा। नेहल का हो गया, नेहल का हो गया ना। पंच का हो गया, नेहल का हो गया, खत्म। हाँ तो वो टाइम पास नहीं करती तुम लोग के जैसे। ये तुमको क्या जिंदगी भर शेयर कैपिटल ही पढ़ना है क्या? 100 पेज का चैप्टर है मॉड्यूल में, मालूम है, 120 या कुछ ऐसा ना। 50% 70 60 70% हो गया। 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए। अरे तुम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, मैं अभी ऑनेस्टली नहीं रुकने वाला, हाँ? हो गया ना, बस खत्म। अभी नेक्स्ट, स्टॉप राइटिंग। 62 1 बी, ये क्या था? 62 1 ए, और वो सब किधर पड़ा था? इधर फर्दर इशू के अंदर राइट्स इशू पड़ा था, बराबर है। नाउ 62 1 ए 62 1 सी पड़ा था, फिर हम आ गए 62 1 बी के अंदर। समझ में आ रहा है? ईसॉप मेरे को अलग से ही लेने का था, वहां पे जो छोटे मोटे थे उधर अपन ने खत्म कर दिया। ईसॉप इज थोड़ा बड़ा टॉपिक। नाउ जनरली द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वेट इक्विटी एंड ईसॉप? अच्छा हाँ, मेरे को ऋषि ने बोला था ये समझाने के लिए, ध्यान से सुनो बेटा। सर, what is the difference between preferential allotment and private placement? Private placement happens for a wide range of securities identified, given to persons who are identified by board of directors. बराबर है। प्राइवेट प्लेसमेंट में सिक्योरिटीज का कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब वी टेक द सिक्योरिटी का डेफिनेशन एज पर SCRA, याद है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जहां पे सब कुछ ऑलमोस्ट आ गया था, बट यूलिप नहीं आता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। प्लान या पॉलिसी जो भी, यूलिप पता है ना, इनको पता होगा टैक्स वालों को। यूलिप हुआ ना, यूलिप, यूलिप हुआ ना, तो यूलिप इज नॉट अ सिक्योरिटी एज पर SCRA। समझ में आ रहा है? सब कुछ है एक्सेप्ट फॉर यूलिप। क्लियर है? अब व्हेन आई डू प्राइवेट प्लेसमेंट, ध्यान से सुनो, व्हेन आई डू प्राइवेट प्लेसमेंट इट इंक्लूड्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज सिक्योरिटी इज नॉट डिफाइंड। व्हेन आई डू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इट इज जनरली इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। मतलब कहीं ना कहीं वो शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ध्यान से समझना, वहां पे कुछ भी हो सकता है, डिवेंचर्स, शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है वेयर प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर। बट यहां पे कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है ना, वो शुड बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट एनी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। ये रूल के अंदर डिफाइन किया हुआ है। So that's why I said every preferential allotment is what? Private placement. But every private placement will not be a preferential allotment. समझ में आया? क्लियर हो गया बेटा? सिमिलर है, ओवरलैपिंग है, बट सेम नहीं है। क्लियर है? ठीक है। यूजुअली देखो क्या होता है ना, सुनो सुनो सुनो, यूजुअली क्या होता है, हाईली वेल्दी या हाई नेट इंडिविजुअल्स होता है ना, उनको प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता है। प्रैक्टिकली अभी मैं बता रहा हूँ, मतलब 100 200 300 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ पड़ा हुआ है, तुमको हम ऑफर देगा प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस किसी को देना है ना, ऐसे ही चल तेरे को दे दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट बिकॉज दोज पीपल आर आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, उसका नाम उधर रजिस्टर होता है, उस पर वो सब रूल्स लगते हैं, इस पे नहीं लगते। बस इसमें एक ऐसा बंदा आइडेंटिफाई किया, उसको हमने फॉर कैश या अदर देन कैश क्या इशू कर दिया? सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? इसके लिए यहां पे इन्वॉल्व किसको किया? रजिस्टर्ड वैल्यूअर को। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मतलब एक सबसेट बोल सकता हूं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर है? अब आ जाओ इधर। नाउ योर क्वेश्चन और द क्वेश्चन दैट कम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ESOP एंड स्वेट इक्विटी? इज देयर अ डिफरेंस? आर दे द सेम?
मैंने पूछा क्वांटम ऑफ डिफरेंस, मैंने पूछा इज देयर अ डिफरेंस। बोलो क्या डिफरेंस है तुम्हारे हिसाब से? बोलो। नहीं, यहां से चाहिए मेरे को अदर पार्टिसिपेशन। इज देयर अ डिफरेंस और नो डिफरेंस? बोलो जल्दी। बोला बोला जल्दी। ईसॉप बोलो या ईसॉस बोलो। हाँ, इंप्लॉय स्टॉक स्टॉक ऑप्शन स्कीम या स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंफ्यूज नहीं होना सर, आपने तो ईसॉप पढ़ा है, ईसॉस नहीं पढ़ा है, ऐसा ठीक है? समझा ना? हाँ हाँ, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। ईसॉस नहीं करा है सर, कुछ आ गया एग्जाम में हम नहीं लिखे, ठीक है? नाउ एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, इज देयर अ डिफरेंस? यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्वेट एंड ईसॉप। स्वेट इक्विटी पढ़ा है ना? स्वेट मेहनत का है ना? ऑल राइट, तो किसको दूंगा? सबको दूंगा कि जो मेहनत कर रहे हैं? जो मेहनत कर रहा है। ईसॉप किसके लिए? एक क्लास सारे। ऑल राइट, इम्प्लॉइज को मैंने दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट हैपेंस, और इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है बेटा? इट हैपेंस टू अ, और इट इज गिवन टू अ वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉय, जैसे डायरेक्टर्स, मैनेजर्स को दिया ईसॉप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल राइट, कोई मेरे लिए कुछ लेके आ रहा है या जिससे मुझे कोई फायदा हो रहा है, उसको मैं क्या दूंगा? स्वेट इक्विटी। वो एक हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, बट मैंने क्या किया? एक ऐसा स्कीम लेके आया। ऑल राइट, तुमने किया है अकाउंटिंग फॉर ईसॉप? किया होगा ना, तो तुमको पता ही होगा अकाउंट्स में कुछ। तुम लोग जो इन लोग को पूछ, सबका हुआ है, साथ में ही हुआ है ना? क्या ऋषि? अच्छा, बाद में आया ना, बाकी ये तुम लोग बोलो, तुम लोग समझाओ ईसॉप क्या हुआ। हाँ, अकाउंट्स का है भाई ये तो। वेस्टिंग पीरियड याद आ रहा है? वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, ग्रांट ऑफ ऑप्शन, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। क्या? नहीं नहीं, सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? क्या तुम लोग नया इंफॉर्मेशन पुराना इंफॉर्मेशन डिलीट करके रखता है क्या बेटा? लग रहा है इंटरनेट तीन अरे मैं अकाउंट थोड़ी ना सिखाएगा इधर, मेरे को नहीं आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ईसॉप। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ऑफ कोर्स मेरे को का जमाना हो गया, और वो भी। अरे ईसॉप से मेरे को याद आया, ईसॉप का किसको जनरली एंट्री याद है? थोड़ा कुछ हाथ तो उठाओ। ईसॉप टू ईसू, ऐसा ऐसा कुछ रहता है उधर। देखो क्या हुआ था पता है मेरा, जब मैंने अपना इंटर दिया था ना, तब आईपीसीसी था तब। तो नहीं समझता था मेरे को एम्प्लॉय स्टॉक, ठीक है, जरा भी नहीं समझता था, तो छोड़ दिया था उसको। नहीं समझता, छोड़ दिया। क्या स्ट्रेस नहीं लेने का लाइफ। नीचे ए नहीं, मेरी राह पे नहीं चलने। मेरे उसमें दो अकाउंट्स था, तो दिस एडवाइस इज नॉट वैलिड, ठीक है? अकाउंट्स वन एंड अकाउंट्स टू, 7 पेपर थे हमको। अकाउंट्स वन एंड टू है अलग अलग। वन में एक अकाउंट्स था, ग्रुप टू में एक अकाउंट। मैं नीचे ऐसा अपन रुकते ना एग्जाम से पहले, अकाउंट्स टू का पेपर है, स्टॉक क्या पास करता घूम जा हट ले। मेरे को उसका कैलकुलेशन समझता था, कितने को कहाँ डालना है अमाउंट, एंट्री ये क्यों डेबिट होता है और ये क्यों क्रेडिट होता है, वो कभी नहीं समझा। वो होते हैं ना थोड़े ढीठ लोग, उसमें से मैं एक था कि जब तक एंट्री का लॉजिक नहीं समझेगा मैंने, तो ये रट लेना इशू। तो मेरे को कुछ कोड वर्ड तब बोला, हाँ इशू वूसू करके ही उसने वो किया, ठीक है? मैं बोला अच्छा ठीक है, एक मिनट, ऐसा बोला, देख पहला ये एंट्री, पहला ये एंट्री, फिर ये एंट्री, बस देखो कुछ तो मिल जाएगा। मैं बोला ठीक है, ऐसा इशू टू इशू करके मैं ना चल रहा है इशू टू। किसी से बात नहीं, कोई मेरे को कुछ बोल रहा है, मैं किसी से कुछ बात नहीं कर रहा है। मैं ऐसा आया उधर बेंच पे है ना, मैंने ना पहले पेंसिल से एकदम साइड में मैंने ऐसा करके, फिर बोला हाँ बात करो अभी।
अब दिमाग से उतर गया, मतलब अब ठीक है, अब लिख लिया ना, आई डोंट नीड टू रिमेंबर दैट ऑर्डर। आ गया एग्जाम। एग्जाम में क्वेश्चन आया ईसॉप का, ईसू कर दिया, ईसॉप ईसू ईसू, हाँ एंट्री अपने पास रेडी है इधर। कोई टेंशन नहीं है, एंट्री अपने पास रेडी है, लिख के मैंने डाल दिया था। तो एग्जामेशन आया था। मुझे दोनों अकाउंट्स में एग्जामेशन आया था, दोनों अकाउंट्स में एग्जामेशन, टैक्स में एग्जामेशन, ऑडिट 74। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऑडिट ऑडिट नहीं भाई, कैसा आया मेरे को भी नहीं मालूम, ठीक है, याद नहीं है बेटा, ऑनेस्टली याद नहीं, पास हुआ ना। याद नहीं है कितना, अच्छा खासा ही आया था, आई गॉट 4 एग्जामेशंस थे टोटल। एसएम में 40 आया था बेटा मेरे को। डॉट 40, मतलब आईटी एसएम था, मैं पास ही एसएम की वजह से। मैंने ऐसा लिखा था कि मैं खुद पढ़ता तो मैं मार्क्स नहीं देता। व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट, www, ऐसा करके मैंने लिखा, हाँ www डॉट। और देखो अभी तुमको ये सब चीजें समझता है ना, क्लाउड वाउड, हमको क्लाउड तब सिखाते थे, कुछ समझता ही नहीं था, ऐसा कैसा ऊपर जाएगा आएगा, ऐसा कैसा इंफॉर्मेशन रख सकता है। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू डोंट सी, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुम अभी ये सब चीजें ग्रांटेड लेते हो, फाइबर ऑप्टिक्स, अब तो तुमको मालूम है फाइबर सर 300 Mbps, हम साला 256 Kbps पे, बोला इतना Mbps कैसा हो सकता है। ऑलराइट, तो वैसा एक बहुत स्टूपिड सा सब्जेक्ट था आईटी, मैं पास एसएम की वजह से। ये तो मैंने फाउंडेशन में स्टोरी भी बोला है, वो मेरा पेपर लीक भी हो, मेरा नहीं, हमारे टाइम पे पेपर नंबर 7 लीक हो गया। हाँ, वो एक सेंटर में है ना, ऑडिट के बदले, नहीं नहीं, ऑडिट के बदले आईटीएसएम का पेपर, पेपर 6 वाज ऑडिट, पेपर 7 वाज आईटीएस। जो ऑडिट के बच्चे थे जो उनकी फट, यू विल नेवर एक्सपेक्ट इंस्टीट्यूट टू गिव यू द रॉन्ग क्वेश्चन पेपर ना, तो ये कौन सा क्वेश्चन पेपर सेट किया है लोगों ने, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही बोलने के लिए कि ये गलत है। उसमें मेरा एक दोस्त था, समझ में आ रहा है, मैं वो सेंटर में ही था, मलाड में कोई एक सेंटर था जहाँ पे ये, फिर उन लोग ने खोला, किसी ने हिम्मत करके, तो 3-4 लोग ने हिम्मत करा, हाँ 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 सर, उसने बोला ये तेरे को कुछ नहीं आता है, सीए बनने को आया, ठीक है। फिर लोगों ने बोला, फिर चेक किया हुआ, फिर वो सेंटर को लॉकडाउन में डाल दिया, मतलब बिकॉज 1 घंटा केओस, वो वापस उधर गए, बैंक में लॉकर में रहता है पेपर, लेके आए। अब मैं तो पेपर दे के निकल गया, फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा है, बोला इतना कितना खराब गया ऑडिट, उदी उदी मार दिया, क्या हुआ पता नहीं, ऐसा क्या हो गया ऑडिट पेपर के अंदर। फिर उसका 1.5 घंटे बाद फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा, फिर नोटिफिकेशन आया, ऑल इंडिया लेवल, ऑल बिकॉज पेपर खुल गया ना, ऑल इंडिया लेवल पे 10 दिन एग्जाम, लास्ट पेपर। मैं बोला अरे, पढ़ा भी नहीं है तो, अगर इंसान पढ़ा भी नहीं है तो एक पेपर तो 10 दिन में पढ़ सकता है। मैं पहले सोया 2 दिन, 8 दिन है पढ़ ही लेगा, 6 दिन है पढ़ ही लेगा, 7 दिन है, वापस वही हालत, 1.5 दिन पे आया तभी जाके ऐसा 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 कर रहा है उधर। और मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंट था कि लॉस फेल होएगा तो एटीएसएम में ही होएगा, और मेरे को 40 कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं ऑडिट ऑडिट हाँ पास है, मेरे को ऐसा ही था। ऑल राइट, ऑडिट तो पास है बेटा, तो लिख के आता ना उसको मालूम रहता है, ये जो बोलते हैं ना नहीं मालूम, सब झूठ, मेरे को मालूम था पास है। ऑडिट में मैंने एक्सपेक्ट भी किया था 55 to 58 के बीच में आना चाहिए मेरे को, लिखा तो है, इतना अच्छा नहीं लिखा है कि मैं 74 वॉज अनएक्सपेक्टेड। फेल होने का मेरे को टेंशन ही नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ के 6 ही चैप्टर गया था, ठीक है। पहले पहले खुद का ऑडिट, पहले जो आता था वो लिखा, फिर खुद का ऑडिट बनाया, मस्त ऐसा करके, बिकॉज माई राइटिंग इज टच वुड, पहले से मैं लिखता ऐसा, इंग्लिश मेरा अच्छा है, ठीक है, एंड ऑडिट में वही गेम है, लिखने साउथ मुंबई का नहीं हूँ मैं बेटा, ठीक है, तो आई एम नॉट सोबो, ठीक है, आई एम देसी अंधेरी बॉय, ठीक है। हाँ, तो मेरा लिखने का जरा अच्छा था, तो वो मैंने लिखा, मेरा पेपर अच्छा ऐसी हैंड राइटिंग में ही लिखा था, शायद इसके वजह से, ठीक है, अंडरलाइन वंडरलाइन किया था, पेपर देख के मैं खुद इंप्रेस हुआ, अच्छा लिखा। और अगर मैं फेल होता ना, मुझे एक ही पेपर देना पड़ता, बिकॉज आई हैड 2 एग्जाम्स, अकाउंट्स 1, अकाउंट्स 2 एंड ऑडिट 7 and 6। एग्जामिशन मतलब 80-90s में नहीं आया बेटा, क्रॉस किया।
ओके नाउ ध्यान से सुनो बेटा. इन एन ईसॉप एज आई सेड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, थोड़ा मैं बह जाता हूँ फीलिंग्स में पुराने पास्ट के अंदर. नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ध्यान से सुनो. अब आपको स्वेट इक्विटी एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में डिफरेंस समझ में आया. मैंने ये क्लास ऑफ ऑप्शंस या क्लास ऑफ एम्प्लॉइज को क्या बोला? मेहनत करो. ऑलराइट, मेहनत करो, मेरे लिए ये काम करके दो, तो आपको क्या मिलेगा? स्टॉक ऑप्शन. समझ में आ रहा है? स्वेट इक्विटी में क्या है? तुमको तुम्हारे वजह से मुझे कोई फायदा हो रहा है या होगा फ्यूचर, तो मैं आज तुमको डिस्काउंट पे शेयर्स दे रहा हूं. समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? अब सर कैसा मेहनत क्या करना है भाई? कॉस्ट मेरा 10% रिड्यूस करके स्टॉक ऑप्शन में. ऑलराइट, मेरे सेल्स 5-10% इंक्रीज करके दे दो, आपको स्टॉक ऑप्शन. ये क्या हो जाएगा? कंडीशन. जो वेस्टिंग कंडीशन रहती है ना बेटा, वो कंडीशन फुलफिल होने पर ही आपको ऑप्शन मिलता है वेदर यू वांट टू एक्सरसाइज और नॉट. समझ में आ रहा है? क्या स्वेट इक्विटी में ऐसा कुछ था? एवरीबडी, क्या स्वेट इक्विटी में ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया? नहीं. आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, याद आया? ईसॉप में अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना, देयर वाज बाइफरकेशन, याद है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से सुनो. कहां गए? हाँ, तो समझ में आ रहा है? सो बेसिकली देर इज ग्रांट ऑफ एन ऑप्शन in an ESOP. What happens is at the time currently I just give you the option, I don't give you the share. तो क्या आपको डिविडेंड मिलेगा? क्या आपको शेयर पे डिविडेंड मिलेगा? क्या आपको उस पे वोटिंग राइट्स मिलेगी? आपके पास शेयर है क्या? आपके पास सिर्फ क्या है? ऑप्शन. ठीक है, सिर्फ ऑप्शन है टू परचेज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो टुडे आई हैव गिवन यू द ग्रांट ऑफ ऑप्शन. All right, till that time, then in the middle there is something called as vesting of option. टाइम पीरियड रहता है. मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 साल. मिनिमम 1 ईयर, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ. मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए. वंस दिस ऑप्शन इज वेस्टेड, मतलब वो कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, ऑल राइट, एज पर अपना कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, तो आप क्या करोगे? एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज मतलब क्या? लेना ही है कि आपके ऊपर है? एक्सरसाइज है ना बेटा. आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो. ऑल राइट, अब जैसे जैसे प्रैक्टिकल अगर एग्जाम्पल हम देखें, एमआरएफ का एक शेयर 1.5 लाख का है ना. अब तुम खरीदने जाओ तो बैंड बच जाएगी. बट अगर मैंने तुमको ईसॉप दिया, तुम एमआरएफ में वर्क कर रहे हो, तो मजे ही मजे. ऑल राइट, मजे ही मजे. आपको बोला 1.5 लाख का शेयर आपको हम दे देंगे 6,000 रुपए में, लेके जाओ. 15,000 रुपए में लेके जाओ. खुशी खुशी ले जाएगा कि नहीं? बट कुछ कराएगा इसके लिए तो आज कंपनी वैल्यूएबल है ना. हमारा कॉस्ट कम करो, सेल्स बढ़ाओ. तुम बोल रहा हाँ यार, मेहनत करेगा, ईसॉप मिलेगा, महंगा माल अपने को कितने में मिलेगा? सस्ते में मिलेगा. ऑल राइट, सो देर आर 3 phases बेटा. 3 phases. वन इज ग्रांट ऑफ द ऑप्शन, सेकेंड इज वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन, एंड द लास्ट इज एक्सरसाइज. अब आपके दिमाग में, बिकॉज आपका दिमाग बना ही टेढ़ा है, तो और आइडिया ये आएगा, सर 2 साल बाद 1.5 लाख का शेयर 1,500 का हो गया तो क्या करेंगे? पॉइंट तो है ना. इतनी वाहियात कंपनी, कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, हमको बड़े बड़े खाब दिखाए. ऑल राइट, हमको बड़े बड़े खाब दिखाए, और अब हम जब कर रहे लेने को गए, वो बल्कि हमारा एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा हो गया. बराबर है? करंट वैल्यू ये है, मेहनत करने के बाद भी हमको 1,500 की चीज क्या वो लोग 15,000 में खरीदवाएंगे तुमसे? नहीं. इसके लिए एक्सरसाइज है, मत करो एक्सरसाइज. या तो सुनो, आगे अभी यहाँ कवर्ड नहीं है, बट थोड़ा आगे का मैं तुमको बता रहा हूं. दिस स्कीम विल बी रीस्ट्रक्चर्ड. प्रो रेटा उसको वो लोग क्या करेंगे, और कम करके आपको प्राइस देंगे. ठीक है, कोई फॉर सम रीजन हम इतने खराब नहीं किए कि 1.5 लाख का शेयर हमने 15,000 का कर दिया, तो एक काम कर, तू 1,500 में. ऑल राइट, तो बंद हो गई तो कुछ शेयर ही नहीं बचेगा ना बेटा. लैप्स हो गया ना यार, ऐसा मत पूछ. ठीक है. मेरा डाउट बेटर था. ठीक है, समझ में आया बेटा? तो बोला ठीक है ना, वेल्थ वाइज तू ले ले 1,500 में, बेच देना 15,000 में, तेरे को कुछ तो फायदा करवा के दे दिया ना. द एंटायर स्कीम विल बी रीस्ट्रक्चर्ड. समझ में आ रहा है? अगर ऐसा केस हुआ तो रिनाउंस नहीं कर सकते.
एम्प्लॉइज है ना, हर एक के पास ऑप्शन है, आप रिनाउंस किसको करोगे? दूसरे एम्प्लॉय को, और उसके पास ऑलरेडी ऑप्शन रहेगा ना, और मिलेगा मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा। डजंट मेक सेंस। यू विल नॉट हैव द राइट टू रिनाउंस दिस बिकॉज वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल हुई तो ही तो आपके पास ऑप्शन है। You are understanding? That's why there is a vesting period, vesting condition. Only if you fulfill, you get the option. Otherwise, you are not eligible for that option. The option may lapse. लॉक इन पीरियड रख दिया, 3 साल काम करेगा तो देगा तेरे को, ये भी वेस्टिंग कंडीशन है। 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, लॉयल्टी दिखाई तो तुमको ईसॉप देगा। समझ में आ रहा है? देयर कैन बी मल्टीट्यूड, रिडक्शन इन क्रॉस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, लॉयल्टी वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब यहां पे एम्प्लॉई का जरा डेफिनेशन देखते हैं। इट विल बी सिमिलर टू विच एम्प्लॉई? सिमिलर टू विच एम्प्लॉई? कौन सा इक्विटी? स्वेट इक्विटी वाला एम्प्लॉई, बराबर है। स्वेट इक्विटी वाले एम्प्लॉय से सिमिलर है। सबसे पहला परमानेंट होना चाहिए, ऑलराइट, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया चलेगा। डायरेक्टर को मिल सकता है ईसॉप होल टाइम या पार्ट टाइम, डज नॉट। यहां पे एक डिफरेंस, सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों के एम्प्लॉय डेफिनेशन। वहां पे चलता है, यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैन नॉट बी गिवन ईसॉप। नाउ हु आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? खाली थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा, चैप्टर में जब जाएंगे तब देखेंगे। इंडिपेंडेंट, देयर इज अ रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट कि देयर आर, एवरी कंपनी नीड्स टू हैव सम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब ऐसे डायरेक्टर जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट दे कैन मेंटेन इंटीग्रिटी। अब रिलायंस का आदमी रिलायंस को ही फेवर करेगा ना, क्योंकि रिलायंस से क्या लेता है? सैलरी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है रिलायंस रहे या ना रहे, इसके लिए वो इंडिपेंडेंट रहे, स्टॉप नहीं दिया जाता उसको। मोमेंट उसके पास शेयर्स आ गए तो लालच आ जाएगी, वो ऐसे डिसीजंस लेगा जिससे उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट रहे तो उसको ईसॉप नहीं दिया जाता। ही इज नॉट कनेक्टेड विद द कंपनी व्हाटसोएवर। ये कोई इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, फील्ड एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हो सकते हैं, ऑलराइट। जैसे एक सीए टाइप का बंदा आया, बोला क्या कर रहा है तुम लोग बकवास, तुमको कोई ट्रीटमेंट आता है क्या अकाउंट्स अकाउंट, ऐसा तुम ये करेगा। समझ में आ रहा है? बट रिलायंस वाला रहेगा तो वो करेगा ना। इसके लिए ऑडिट में तुम देखोगे देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ऑलराइट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। तुम लिख के दे, तुमने जो दिया वो बराबर दिया। ऑडिटर मांगता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंट, तुम लिख के दो भाई तुमने क्या झोल करा है वो लिख के दो, नहीं दिया हम क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, मतलब कमेंट पास कर देगा कि तुम झोल करता है। और सबसे बड़ा धमकी ऑडिटर दे सकता है, रिजाइन कर देगा। तब रेड फ्लैग, रिजाइन करना। और एक ऑडिटर ने अगर रिजाइन कर दिया है ना तो मतलब रेड फ्लैग, गड़बड़ है। मतलब क्या होगा? ऑडिटर को कुछ चाहिए था, कंपनी ने दिया नहीं, उसकी इंटीग्रिटी पे बात आई, बोला मैं रिजाइन कर रहा हूं। इट्स इनडायरेक्टली वे ऑफ सेइंग टू द कम्युनिटी कि यहां कुछ गड़बड़। रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर इज वन ऑफ द बिग थिंग। दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अहमियत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वो कंप्लायंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने शेयर्स दे दिया, सैलरी दी, एक इंटरेस्ट आ जाता है, एक लगाव आ जाता है। ये क्या है? थर्ड पर्सन जो आउटसाइड व्यू से आ रहा है। अभी तुमको मैं कंपनी का बोलूंगा जाओ अकाउंट चेक करो, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम धज्जे उड़ा के आएगा कि नहीं? ये क्या कर रहा है, ये कौन सा एंट्री है, तुम पागल वागल हो गया, डेबिट क्रेडिट आ जा, 11th स्टैंडर्ड का बुक पढ़ के आ, ऐसा ही करेगा ना मैनेजमेंट के साथ। यही ऐसा ही होता है। ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये भी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा ही कोई रोल पास करे, प्ले करे, क्योंकि दूसरे डायरेक्टर सॉफ्ट हो गए, समझे? अंबानी के सामने बोलेंगे नहीं, इसको मालूम है ये प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, इनको हमारी जरूरत है, हमको इनकी जरूरत नहीं है। तुमको झक मरा के रखना ही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हमको कहीं नहीं जाना। तो टुडेज वर्ल्ड बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ वेरी गुड बिजनेस, बिकॉज कंपनीज को कैसा भी करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो मुझे मालूम है मेरे को कुछ नहीं कर सकता कोई भी, तुमको मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमको कोटा फुलफिल करने के लिए मुझे रखना पड़ेगा, और मैं आऊंगा तो मैं मस्ती करूंगा, क्योंकि मुझे ईसॉप वैसे भी नहीं मिलना। समझ में आ रहा है? एंड सेम एम्प्लॉय और डायरेक्टर डिफाइंड इन 1 and 2 above of the subsidiary and holding company, सेम बेटा डिट्टो एज इट इज सब्सिडरी इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, ये सेम चीज होल्डिंग कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होती। इज दैट क्लियर एवरीबडी? बट एम्प्लॉय एक्सक्लूड्स, यहां पे ये अलग है, ध्यान से, वो वहां पे नहीं था, यहां पर है,
ठीक है. एम्प्लॉय एक्सक्लूड्स an employee who is a promoter or belongs to a promoter group. समझ में आ रहा है? Who is a promoter? कंपनी जो स्टार्ट करता है, बराबर है. ऑल राइट, तो कंपनी यहां पे एम्प्लॉय एक्सक्लूड्स एक अलग चीज है बेटा, ठीक है. या तो डायरेक्टर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू अ बॉडी कॉर्पोरेट. ध्यान से, एम्प्लॉय एक्सक्लूड्स. ऑलराइट, एम्प्लॉय का मीनिंग इधर दिया है, एम्प्लॉय को एक्सक्लूड किया है. मतलब क्या इनको ईसॉप मिलेगा? इनको ईसॉप नहीं मिलेगा. मतलब प्रोमोटर्स को ईसॉप नहीं मिलता है. डायरेक्टर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव, मतलब या अकेले या रिलेटिव के साथ मिलके या थ्रू अ बॉडी कॉर्पोरेट, उसकी कोई और कंपनी है. समझ में आ रहा है? आइदर हिमसेल्फ along with his relative or through his relative or he along with himself with कोई भी combination बिठाओ is what. थोड़ा इसके पास, थोड़ी इसकी कंपनी के पास, थोड़ा इसके पास, थोड़ा इसके रिलेटिव के पास, या पूरा उसके रिलेटिव के पास, भाई बहन वाइफ के पास. होल्ड्स मोर देन कितना? बट यहां पे प्लीज 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 ध्यान रखना, इट इज मोर देन 10%. अगर 10% दिया इक्विटी स्वेट इक्विटी ईसॉप दे सकता हूं, यस. इट हैज टू बी ग्रेटर देन 10%, यही है. एंड इट हैज टू बी इक्विटी शेयर्स. तीनों कंडीशन. किसी ने प्रेफरेंस होल्ड किया, क्या मैं उसको ईसॉप दे सकता हूं? इफ अ डायरेक्टर इज होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ प्रेफरेंस, कैन आई गिव हिम ईसॉप? यस. तो द थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर, एंड अगेन इंस्टीट्यूट को बारीकी एमसीक्यू या कुछ से पूछना है, वो यही पूछेगा. तो ध्यान आपको ये देना है कि सर ग्रेटर देन 10% भी होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स होना चाहिए. एक और क्वेश्चन पूछता हूं तुमको. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होल्ड्स, मतलब वो एक कंपनी बीओडी और द डायरेक्टर होल्ड्स 12% ऑफ एस विच इज अ सब्सिडरी ऑफ एच. मतलब एस इज द सब्सिडरी, एच इज द होल्डिंग. ऑलराइट, डायरेक्टर किसका है? होल्डिंग का. उसको ईसॉप दे सकते हैं. क्वेश्चन समझा कि वापस समझाऊं? डायरेक्टर है एस का, जो है सब्सिडरी एच की. सॉरी, डायरेक्टर है एच का. डायरेक्टर इज ऑफ एच लिमिटेड. उसके पास 12% ऑफ एस है विच इज अ सब्सिडरी ऑफ एच. चलेगा? 12% इक्विटी. बस तुम बोलेगा नहीं बताया नहीं सर 12% क्या है. 12% इक्विटी चलेगा या नहीं चलेगा? क्यों चलेगा? ऑफ द कंपनी. बराबर है. योर आंसर इज राइट. इट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑफ द कंपनी. वो ही कंपनी जिसके ईसॉप मिल रहा है, उसमें अगर वो होल्ड सब्सिडरी का है, होल्डिंग में होल्ड कर रहा है, चलेगा, उसको सब्सिडरी का ईसॉप मिल सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे तीनों चीजें होनी चाहिए. तो जैसे टेक्निकली देयर आर 3 कंडीशंस. इक्विटी शेयर्स मोर देन 10% प्लस इन द सेम कंपनी. घुमाने के लिए ऐसा घुमाएगा, वो सब्सिडरी में होल्ड कर रहा था. तुम बोलेगा अरे हाँ 10% से ज्यादा है. एग्जाम में ऐसा ही होता है. हाँ 10% से ज्यादा नहीं कर सकते भाई. 10% ऑफ द कंपनी. समझ में आ रहा है? बोल. थ्रू अ बॉडी कॉर्पोरेट. इसका बॉडी कॉर्पोरेट भाई. थ्रू यू आर टेलिंग मी ही इज होल्डिंग 10% ऑफ सब्सिडरी वाया होल्डिंग. ऐसा ये कैसा फिट किया? ही इज अ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग एंड थ्रू अ बॉडी कॉर्पोरेट ही इज होल्डिंग, ही इज हिमसेल्फ होल्डिंग. भाई this will not apply beta. How will this apply? You tell me how you are applying this. Is subsidiary allowed to hold shares in? But क्या holding can hold, holding has invested. बराबर. Holding and Solomon versus Solomon. Company holding is different. Director holding is different. 2 separate entity. याद आया? In the case of Solomon and Solomon Company Limited. समझा ना?
अलग सोलोमन वैसे सोलोमन नहीं पूछ रहा हूँ उसका डाउट समझा ना, इट्स नॉट वैलिड बिकॉज ही इज थ्रू अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब व्हेन आई एम रनिंग द पिक्चर माय कंपनी इज होल्डिंग, मैं तो एक डायरेक्टर हूं ना, मैंने एम्प्लॉय ऑफ द होल्डिंग कंपनी, आई एम नॉट होल्डिंग शेयर्स इन द सब्सिडरी थ्रू होल्डिंग, आई एम होल्डिंग शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी जिसका होल्डिंग का मैं डायरेक्टर हूं। देयर आर डिफरेंट केसेस, ये कहां से अप्लाई नहीं होगा ये, तो परम्यूटेशन के थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट। मेरी कंपनी अंडी मंडी शंडी, आई एम अंडी एंड एएमएस इज होल्डिंग शेयर्स इन सम अदर कंपनी जिसमें मैं डायरेक्टर हूं, आई एम नॉट होल्डिंग, माई कंपनी इज होल्डिंग, मतलब कहीं ना कहीं मेरा कंट्रोल है उधर, समझ में आया? क्लियर है? मैं जरा बैटरी चेंज करके आया फटाफट। हो गया क्या लिख के? हाँ तो आवाज वहां तक आ रहा है इसके लिए। चलो बढ़े आगे। हाँ अब ये देखो, ये डिस्कशन में कंडीशंस जैसे है, अगेन हाउ डू वी इशू ईसॉप्स? ऑल राइट, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर व्हाट? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल बिजनेस है एमजीटी 14, एमजीटी 14 में क्या रहेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब प्राइवेट कंपनी के लिए ओ आर चलेगा इफ देर इज नो डिफॉल्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न, बराबर है। प्राइवेट, स्टार्टअप के लिए कुछ जरूरत नहीं है, स्टार्टअप के लिए कुछ जरूरत नहीं है, नो एस आर नो ओ आर। ये भी आपने सिमिलर देखा है, if the company is listed it has to follow what? Companies Act plus SEBI regulation। SBEB क्या फुल फॉर्म है? बोला था मैंने, पंच बक्कल मारेगा। शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, यस, शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट्स। ऑल राइट, SBEB रेगुलेशंस 2021, अनलिस्टेड है तो कंपनीज प्लस रूल 12। 137। जय शोभा, शोभा मैम के पास पढ़ा है, मिला हूँ मैं मैम, वेरी नाइस टीचर। डायरेक्टर्स का चैप्टर है ना बेटा, वहाँ डिस्कस करेंगे ना। के लिए मैंने खाली अभी के लिए बोला इतना ही ध्यान रखो, डायरेक्टर्स का पूरा चैप्टर है, मीटिंग्स का चैप्टर है, मीटिंग कैसी होगी, कैसे करना, कैसा रेजोल्यूशन, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, कोरम कितना, कितने लोग, सब पढ़ाऊंगा।
शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स पहले नहीं लिखा था बेटा, पहले लिखाया है मैंने, SBEB। इतनी क्लासेस। All right, so let's brief, let's quickly revise rule number 12, important. नहीं नहीं, वो एग्जाम्पल था, तुमको मालूम है ना, 8 महीना प्रीवियस किया तो बैलेंस 4 महीना रिजल्टेंट कंपनी में करेगा, ठीक है। ऑल राइट एवरीबॉडी, चलो। SH6 हाँ, फॉर्म SH6 फॉर्म का नाम ही SH6, MGT14 इनिशियल से आए, क्या बोला बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस या और एनी अदर प्लेस एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्पेसिफाई, और एट एनी अदर प्लेस, और एट एनी अदर प्लेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड। डन बेटा, चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा नहीं, एक बार रिवाइज करते हैं रूल नंबर 12, रूल नंबर 62(1) क्लॉज बी। ऑल राइट, तो सेक्शन 62 अपना खत्म हो जाएगा, फर्दर इशू इज डन। एवरीवन टेल मी फर्दर इशू कैसे कैसे कर सकते हैं? राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या ईसॉप, थ्री मेजर कैटेगरीज। देखो ऐसा कैटेगरी करके पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि मैंने पहले इशू देखा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल देखा, उसके अंदर इक्विटी प्रेफरेंस देखा, फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर के अंदर देखा उसका इशू कैसे होता है, उसका रिडेम्पशन कैसे होता है, फिर हम इशूज क्या, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आए तो डीवीआर देखा, फिर रेजिंग ऑफ कैपिटल के अंदर मैंने फिर क्या देखा, बोनस इशू देखा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, राइट्स इशू देखा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, फिर ईसॉप देखा, एंड फिर प्राइवेट प्लेसमेंट भी देखा, एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी देखा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज जनरली नैरोअर, वो कहीं ना कहीं इक्विटी या इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले सिक्योरिटीज के लिए होता है, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट जो होता है दैट इज अ लिटिल वाइडर, एनी सिक्योरिटी एंड लॉट ऑफ रूल्स एंड कंडीशंस टू इट। बराबर है, समझ में आ रहा है? ऑल राइट, अब यहाँ पे ईसॉप या इशू के अंदर हमने देखा स्वेट इक्विटी से ये कैसे डिफरेंस है, डिफरेंट है। सबसे पहला एसआर लगेगा, प्राइवेट कंपनी को क्या लगेगा, ओआर, ओनली इफ देर इज नो डिफॉल्ट। अगर उसने डिफॉल्ट किया है तो उसको भी क्या लगेगा, एसआर, ये याद रखना। फॉर स्टार्टअप नो एसआर नो ओआर, ठीक है, खुद ही कर लो भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंपनी लिस्टेड है और अनलिस्टेड है तो ये चीजें हैं हमने देखा, वो ठीक है। अब रूल 12 में आ जाओ, इंप्लॉई सेम एज स्वेट इक्विटी वाला है, अपार्ट फ्रॉम this it does not include independent director but employee excludes promoter or anyone belonging to the promoter group, director himself or through relative or through body corporate holds more than मतलब greater than 10% equity in the same company। subsidiary parent होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ESOP requires SR requires MGT14 requires एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कितने ईसॉप किसको दे रहा है, क्या कंडीशन है, क्या राइट्स है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ उसके बारे में हम लिख सकते हैं।
क्या एक्सरसाइज प्राइस रहेगा, समझ में आ रहा है, वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा, वेस्टिंग कंडीशन क्या रहेगी, समझ में आ रहा है, कब टर्मिनेट होगा, कब होगा, सब चीज आपको उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। क्या प्राइस पे होगा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इट विल फ्रीली डिटरमाइन एनी price. The company can freely determine any price. Minimum period has to be 1 year. There are 2 exceptions, Ashok Fitness and death. ठीक है, टर्मिनेशन एंड रिजिग्नेशन के ऊपर ऑप्शंस लैप्स, because it's not a share, it's an option. There are no voting rights and no dividends. They are not transferable, not to be pledged, not to be hypothecated. No other person other than the employee may benefit. And amalgamation में प्रायर पीरियड का जो भी रहेगा, प्रायर कंपनी का जो भी वेस्टिंग पीरियड रहेगा वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।